बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। व्याकरण किस विषय की? हिंदी विषय की व्याकरण पढ़ेंगे। और कौन सी कक्षा के लिए? छठी कक्षा के लिए। बच्चों, मैं आपको हिंदी के बारे में बताती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम इस राष्ट्रभाषा को पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन हम बहुत सारी अशुद्धियाँ कर देते हैं। अशुद्धियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें व्याकरण के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो आज आप मेरे साथ यहाँ पर हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं और इस व्याकरण में आज आप मेरे साथ सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि हम वर्ण विचार ही सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, प्रत्येक भाषा जब हम सीखते हैं तो उसे सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके सबसे छोटे भाग की तरफ जाना होता है। और हिंदी भाषा को सीखने के लिए हम सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि वर्ण से ही तो शब्द बनते हैं और शब्द बनने के बाद ही पूरा वाक्य बनता है। वाक्य बनने के बाद में हम पूरी किताब छाप देते हैं। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, शब्द क्या होते हैं और स्वर व्यंजन क्या होते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। ये वर्ण क्या है? बच्चों, ये जो वर्ण है ये मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप होता है, जो कि वर्ण कहलाता है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे छोटी इकाई होती है इसलिए हम इसके और अधिक खंड नहीं कर सकते। यानी कि वर्ण क्या हुआ? वर्ण हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कि हम टुकड़े नहीं कर सकते। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। बच्चों, जब हम सबसे पहले वर्णों को सीखते हैं उसके बाद ही हम उसकी भाषा को सीखना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी को कि किसी ने सीधे ही शब्द और वाक्य पढ़ लिए हों? ऐसा नहीं होता बच्चों। पहले हमें वर्णों को जानना होता है, उनकी पहचान करनी होती है, तब जाके हम किसी भाषा को सीख पाते हैं। अतः वर्ण की क्या परिभाषा होगी? देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि क्या हुआ? वर्ण वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो बच्चों, आपको वर्ण के बारे में समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है। अगर आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक में इनको लिख भी सकते हैं और आप यहीं पर याद भी कर सकते हैं। देखिए आगे, अब हम चलेंगे वर्णमाला की तरफ। ये वर्णमाला क्या होती है? बच्चों, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों का समूह जिसमें कि बहुत सारे वर्ण होते हैं। देखिए परिभाषा, देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जहाँ हमें वर्ण व्यवस्थित रूप से मिले वह हमारी वर्णमाला होती है। और प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है जिसे कि हम सीखते हैं। आपने अंग्रेजी विषय की वर्णमाला से सीखा होगा, तभी आप छोटे छोटे शब्द याद कर पाए होंगे। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की वर्णमाला होती है जिसे कि भाषा सीखने के लिए हमें पहले जानना होता है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अब हम चलेंगे शब्द की तरफ। ये शब्द कैसे बनते हैं? बच्चों, जो शब्द होते हैं वह वर्णों से ही बनते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द वर्णों का एक ऐसा मेल होता है जिसका कि एक अर्थ होता है। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए औरतें क्या कर रही हैं? औरतें पानी भर रही हैं। और इस चित्र को हम क्या कहेंगे? पनघट का चित्र। क्या कहेंगे इसे हम? पनघट का चित्र। ये जो पनघट है इसे हम टगनप बोल सकते हैं। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा बच्चों। नप टग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। पट नख भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। घन
पट है क्या ये? नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि इन चारों के चारों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अतः हम इसे पनघट कहेंगे। और जहाँ क्या होता है, जहाँ पानी भरा जाता है, यह इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह क्या हो गया हमारा? यह हमारा शब्द हो गया। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, वर्णों का ऐसा मेल जो सार्थक हो शब्द कहलाता है। शब्द कहलाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे जो वर्ण हैं उनका सार्थक मेल हो, जो कि हमें एक अर्थ प्रदान करता हो या अर्थ देता हो। देखिए, अब हम चलते हैं वर्णों के भेद की तरफ। वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चों? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप लोगों ने सुना होगा नाम, अगर नहीं सुना है तो आप फिर से देख लीजिए। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ, ड और ढ आदि भी वर्णमाला के अंग हैं। चलते हैं बच्चों आगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे स्वर के बारे में। ये स्वर क्या होते हैं बच्चों? कुछ ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं, जिन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती है, ऐसी ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। यानी कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो बहुत ही आसानी से उच्चारण हो जाता है और हवा बिना किसी बाधा के मुंह से निकलती है। वह क्या होता है? वह हमारा स्वर कहलाता है। अगर स्वर की परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगी? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं। देखिए आगे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। बच्चों, आप ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। और ये स्वर कौन कौन से हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं? देखिए, ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि हमारे बाकी के 2 कहाँ गए? तो बच्चों, ये जो 2 हैं ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह, जिनमें है अंग और आह। क्यों कहते हैं इन्हें अयोगवाह? क्योंकि ए के बिना इन दोनों वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। चलते हैं आगे। देखिए, अब है हमारी आगत ध्वनियाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? बच्चों, हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ अक्षर, कुछ शब्द विदेशी भाषा के प्रभाव से भी आ गए हैं। जैसे कि आप ये आ स्वर देख रहे हैं, ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं तथा हमारी वर्णमाला में आकर शामिल हो गए हैं, इसलिए इन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। देखिए इनके उदाहरण, बॉल, डॉक्टर, कॉलेज। आ को आगत स्वर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आगत स्वर बताइए, आगत स्वर के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आ को हम आगत स्वर कहते हैं। चलते हैं आगे। देखिए, स्वर तथा उनकी मात्राएं। अब हम उनकी मात्राओं के बारे में जानेंगे। ए एक ऐसा स्वर है जिसमें कि हर व्यंजन में मिला रहता है, यानी ए एक ऐसा स्वर है जो कि प्रत्येक व्यंजन में आपको मिलेगा और जिसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। क्या आपने ए की अलग से कोई मात्रा देखी है? नहीं देखी होगी। देखिए, आपके सामने कै एक व्यंजन है और इस कै को अगर हम ए अलग करते हैं तो यह कै हलंत के साथ लिखा जाता है। इसी तरह सभी व्यंजन ए के साथ बोले जाते हैं और जो व्यंजन हैं उनमें हम मात्राएं भी लगाते हैं। देखिए, कान, कान में आ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर चील देखिए, चील की ची में ई का उच्चारण हो रहा है। चलते हैं आगे। बच्चों, ये हमारे स्वर है ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। बच्चों देखिए, इनकी मात्राएं, ए में हमारे कोई मात्रा नहीं होती है और आ की मात्रा में एक खड़ी पाई आती है। ई की मात्रा इस तरह से होती है और ई की मात्रा इस तरह से होती है।
ऊ इस तरह से मात्रा देता है और ऊ इस तरह से मात्रा होती है। री की मात्रा नीचे आपने इस तरह से लगी हुई देखी होगी और ए की मात्रा इस तरह से ऊपर देखी होगी। आई की मात्रा ऐसी होती है, ओ की मात्रा यह है और औ की मात्रा यह है। अब हम यहाँ पर इन मात्राओं से बनने वाले शब्द देखेंगे। बच्चों आप देखिए, ये जो सारी की सारी मात्राएं हैं यह कै वर्ण में ही लगाई गई है। देखिए किस तरह से लगाई गई है। कल यह ए की मात्रा का शब्द है जिसमें कि कोई भी मात्रा नहीं है और हम कै में आ की मात्रा अगर लगा देते हैं तो क्या शब्द बनते हैं? कार। यहाँ पर आ की मात्रा का उच्चारण किया जा रहा है और लगी भी हुई है। फिर देखिए कै में अगर हम ई की मात्रा लगाते हैं और इससे शब्द बनाते हैं तो वह बनेगा किस। और कै में अगर ई की मात्रा लगती है तो शब्द बनता है हमारा कील। कै में अगर हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह उच्चारण होती है कू और इससे बनने वाला शब्द है कुछ। फिर देखिए कै में अगर हम ऊ लगाते हैं तो हमारा बनता है कू और कू से बनने वाला शब्द है कुछ कूद। फिर देखिए कै में अगर हम री की मात्रा लगाते हैं तो हम बनाते हैं क्री और क्री से बनता है कृष्ण। और कै में अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो बनता है केला। फिर देखिए कै में अगर हम आई की मात्रा लगाएंगे तो इससे हम शब्द बनाएंगे कैद। देखिए कै में अगर हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो बनता है हमारा को और को से बनने वाला शब्द होगा कोयल। फिर देखिए कै में अगर हम औ की मात्रा लगाते हैं तो बनता है हमारा कऊ और कऊ से जो शब्द बनेगा वह बनेगा कौन। तो बच्चों आपको इनकी मात्रा और इनकी मात्राओं से बनने वाले शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब हम पढ़ते हैं मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। अगर हम सही मात्रा सही जगह नहीं लगाते हैं तो हमारे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जो हम कहना चाहते हैं वह नहीं कह पाते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ 3 शब्द हैं, जल, जाल और जाला। ये जो तीनों शब्द हैं यह अलग है। जल होता है हमारा पानी, जाल होता है जिसमें कि हम पक्षियों को पकड़ते हैं और जाला होता है जो कि मकड़ी बनाती है। इनमें किसका फ़र्क है? इनमें मात्राओं का फ़र्क है। देखिए जल, जल में ए और ए मिल रहा है तो जल ही बन रहा है। और यहाँ पर जय में अगर हमने आ की मात्रा लगा दी है तो क्या बन गया? जाल, यानी कि दूसरा शब्द हो गया। यहाँ पर हमने जय और लय दोनों में ही आ की मात्राएं लगा दी हैं तो हमारा शब्द क्या बना? जाला। इस तरह से अगर हम मात्रा बदलते हैं, दूसरी मात्रा लगाते हैं तो हमारे शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। देखिए हार और हरा, इन दोनों शब्दों में बहुत ही अंतर है। हार यानी किसी भी खेल में हार जाना या किसी भी काम में हार जाना। हरा हमारा रंग होता है। बुरा यानी कि किसी भी काम में बुराई का होना। बूरा जो कि खाद्य पदार्थ होता है। बेल जो कि एक लता होती है और बैल जो कि हल जोतता है, जो कि हल चलाता है, खेत जोतता है। चलते हैं आगे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ये व्यंजन क्या होते हैं? बच्चों स्वरों की सहायता से, ये शब्दों नहीं है, स्वरों हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में इनकी कितनी संख्या बताई गई है? हिंदी वर्णमाला में इनकी 33 संख्या बताई गई है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये 5 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? जिन्हें कि हम स्पर्श व्यंजन का नाम देते हैं। इसमें आते हैं कै, खे, गै, घै और नै, चै, छै, जै, झै और यै, टै, ठै, डै, ढै, नै, तै, थै, दै, धै, नै, प, फ, ब, भ, म। और जो ये 2 वर्ण आपको अलग से दिख रहे हैं, 2 व्यंजन, बच्चों इनका प्रयोग हिंदी में ही होता है,
संस्कृत में नहीं होता है। आप देखिए यहाँ नीचे बिंदी नहीं लग रही है और यहाँ पर बिंदी लगी हुई है। फिर देखिए अब चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे वर्णमाला में? य, र, ल, व। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन का नाम दिया जाता है। फिर देखिए श, श, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन भी है। कौन कौन से हैं देखिए? श, त्र, ज्ञ और श्रेय। ये जो 4 व्यंजन हैं ये संयुक्त व्यंजन है। फिर देखिए आगत वर्ण। आगत वर्ण जो कि विदेशी प्रभाव से आए हैं। ज, फ और आ। बच्चों ये हमारे आगत वर्ण है। इस तरह से ये हमारी हिंदी वर्णमाला है। देखिए संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जहाँ पर 2 वर्णों को संयुक्त कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए श, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 ऐसे हैं जो कि हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस किस के मेल से बने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्ष को। ये जो श है वह क और श के मेल से मिलकर बना है। फिर देखिए ज्ञ। ज्ञ बना है ज और य के मेल से। त्र बना है ता और र के मेल से। और श्र बना है श और र के मेल से। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे संयुक्ताक्षर की तरफ। ये संयुक्ताक्षर क्या होते हैं बच्चों? जब हम एक से अधिक व्यंजन जोड़कर लिखते हैं तब वो व्यंजन संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। यानी एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर लिखे या बोले जाते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है, तो ये व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनमें से पहला ए रहित और दूसरा ए सहित होता है। यानी पहले में तो ए नहीं होता है और दूसरा ए के साथ होता है। यानी कि जो पहला वर्ण है वह आधा ही होता है। देखिए ग्वाला, आपके सामने एक शब्द है ग्वाला। ग्वाला में देखिए ग हमारा ए रहित है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। और दूसरा जो वर्ण है वह है जो कि पूरा है, इसलिए इसको मिलाया तो क्या बना? ग्वा। और ग्वा से शब्द बना ग्वाला। फिर देखिए क, इसमें पहला जो क है वह ए रहित है और जो दूसरा व्यंजन है वह ए सहित है। इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर आधा क आ गया और यहाँ पर पूरा क हो गया और मिलाकर क्या बन गया? चक्की। चलते हैं आगे। अब देखिए संयुक्ताक्षर लिखने की विधि, यानी कि हम संयुक्ताक्षर कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों पहले तो हम पाई हटाकर लिख सकते हैं, यानी कि जिन में पाई लगी हुई होती है, जिन व्यंजनों में, उन व्यंजनों को पाई हटाकर भी लिखा जा सकता है। दूसरा हलंत लगाकर, यानी कि जो जिन व्यंजनों में पाई नहीं लगी हुई होती है, खड़ा डंडा नहीं लगा हुआ होता है, उन व्यंजनों को हम हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं। तीसरा है घुंडी लगाकर। क और घ जैसे वर्णों के अंत में लगा हुआ गोल हिस्सा कट जाता है तो वह भी हम संयुक्ताक्षर की तरह लिख सकते हैं। देखिए भक्त, मुफ्त, मक्खी, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अंत का आधी घुंडी हटा दी गई है और इस तरह के शब्द बना दिए गए हैं। चलते हैं अब हम आगे। देखिए अनुनासिक और अनुस्वार, इसमें हम हमेशा गलती करते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ तो अनुनासिक यानी कि कहाँ तो हम चंद्र बिंदु लगाएं और कहाँ पर हम हिंदी में बिंदी लगाएं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले अनुनासिक का जो उच्चारण है वह मुख और नासिका दोनों से होता है और इसे हम चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। यानी कि जब आप किसी भी व्यंजन या वर्ण का उच्चारण करते हैं और आपका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो रहा है, वहाँ आपको
आपको चंद्र बिंदु लगाना है और अनुस्वार का उच्चारण हम केवल नाक से करते हैं, नासिका से करते हैं। और अनुस्वार वर्णमाला के 5 वर्णों का अंतिम वर्ण होता है, जिन्हें कि पंचम वर्ण भी या पंचमाक्षर वर्ण भी कहा जाता है। देखिए, जहाँ शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं आती हैं वहाँ हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थान ही नहीं होता है। वहाँ पर हम चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगाते हैं। देखिए, जैसे कि ये मई है और इस मई में हमने अगर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, क्योंकि 2 तो मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अनुस्वार लगा देते हैं। फिर देखिए, है में भी हमने अनुस्वार चंद्र बिंदु लगा रखा है, लेकिन जगह नहीं है, स्थान के अभाव में यहाँ भी हम ये अनुस्वार लगाते हैं। कहीं कहीं अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द ही बदल जाता है। देखिए कैसे, हंस, हंस क्या है, हंस एक पक्षी है, और अगर हम यहाँ पर अनुनासिक लगाते हैं तो हमने अनुनासिक लगाया तो हमारा क्या शब्द बना, हंसना, जो कि एक क्रिया है। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, अनुस्वार वाले शब्द देखेंगे पहले। वंद, अंग, अंश, अंकुर आदि, ये जो सारे शब्द हैं इनमें नासिका से उच्चारण हो रहा है, और ये अनुनासिक वाले शब्द हैं। देखिए अनुनासिक वाले शब्द कौन कौन से हैं, बांध, आँच, गांव, कुआं आदि। आप इनका उच्चारण करके देखिए, इनका उच्चारण करते समय मुख और नासिका दोनों से बोला जा रहा है, इसलिए ये अनुनासिक वाले शब्द हैं। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, रै के विभिन्न रूप। हाँ बच्चों, रै के विभिन्न रूप हिंदी में देखने को मिलते हैं। कहीं तो रै पूरा आ जाता है, कहीं रै इस तरह से आता है, और कहीं कहीं रै हमें इस तरह से देखने को मिलता है। देखिए यहाँ जब रै इस तरह से सीधा आया है अमर, ऊपर आया है तो कर्म, और नीचे आया है तो प्रेम। इसके शब्द देखिए, रै यदि ए रहित होता है, यानी कि रै में अगर ए नहीं होता है तो वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर ऐसे लगता है, यानी जो रै की मात्रा है, जो रै है, वह ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं। और रै यदि पूरा होता है अर्थात उसमें ए मिला हुआ रहता है, तो वह अपने मूल रूप में इस तरह से आ जाता है। और यदि रै के पहले वाला वर्ण आधा होता है अर्थात ए रहित होता है, तो वह इस रूप में पहले वर्ण के साथ आता है। प्रेम में प्र, देखिए आधा है पहला वर्ण, रै पूरा है, तो इस तरह से आया है। और क्रम में देखिए, क्रम में क्रय में रै मिला हुआ है, चूंकि कै आधा है, रै पूरा है, तो वह इस तरह से सामने आया है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए याद रखने योग्य बातों की तरफ। बच्चों ध्यान दीजिए, डे और डे ध्वनियाँ का प्रयोग हिंदी में ही किया जाता है, संस्कृत में नहीं किया जाता है। और ये जो ध्वनियाँ हैं इनका प्रयोग शब्द के बीच में तथा अंत में होता है। देखिए सड़क, तगड़ा, पढ़ाई, इनमें डे और ढे का प्रयोग बीच में या अंत में ही हमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिए ऊ और ऊ की मात्राएं रै के पेट में लगती है। जैसे कि रै में अगर ऊ लगा रहे हैं तो वह बिना घुमाए लगाएंगे, रै में अगर ऊ लगा रहे हैं तो हम इस तरह से घुमाकर इन्हें लगाते हैं। फिर देखिए जय और फै ध्वनियाँ विदेशी प्रभाव से आई हैं। इनमें जय और फै के नीचे बिंदी लगती है, जिसे कि हम नुक्ता कहते हैं। देखिए राज, राज का अर्थ होता है रहस्य, तेज, तेज का अर्थ होता है तीव्र। फिर देखिए व्यंजन के ऊपर लेटी हुई लगने वाली रेखा क्या कहलाती है, शिरोरेखा कहलाती है। फिर देखिए व्यंजन में लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती है। बच्चों आपने मेरे साथ स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना, और अब हम यहाँ पर एक बार दोहरान करेंगे ताकि आपने जो भी पढ़ा है वह आपको अच्छे तरह से याद हो जाए। देखिए वर्ण, वर्ण क्या होता है, उच्चारित ध्वनि का लिखित रूप होता है जिसके कि हम
और टुकड़े नहीं कर सकते। फिर देखिए वर्णमाला, वर्णमाला हम किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। फिर देखिए वर्णों के भेद, वर्णों के कितने भेद बताए थे? स्वर और व्यंजन। फिर देखिए स्वर क्या होता है? स्वर मुख से उच्चारित स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिनमें कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग तथा पै वर्ग आता है। फिर देखिए अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। और ऊष्म, ऊष्म 4 प्रकार के होते हैं। ऊष्म में 4 व्यंजन आते हैं। देखिए श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें श, त्र, ज्ञ तथा श्रेय होते हैं। संयुक्ताक्षर किसे कहेंगे? स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन से मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। और वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों आज आपने मेरे साथ हिंदी व्याकरण का प्रथम प्रकरण वर्ण विचार पढ़ा, जिसमें आपने वर्ण, वर्णमाला, शब्द, स्वर, व्यंजन इनके बारे में पढ़ा। बच्चों आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इनको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, ताकि आप बार बार इनको पढ़ते रहें। ये चीज़ें अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो आप हिंदी में अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। धन्यवाद बच्चों।